You? You want to be you? Not everybody else. Creativity leads to thinking. I have a feeling whenever I give something, I feel happy. दोस्तों, हमें सपने देखते रहना चाहिए क्योंकि इन सपनों को पूरा करने की चाहत हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती है। आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, उसने अपने जीवन की तमाम मुश्किलों को पार करते हुए न सिर्फ नाम कमाया बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से हिंदुस्तान को उस ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से भारत भी दुनिया की एक महाशक्ति दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं भारत के मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की, जो कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा मुस्कुराते हुए और अपनी सादगी के साथ हर मुश्किल को हराते हुए आगे बढ़ते रहे और उनके इसी हौसले ने उन्हें वो मुकाम दे दिया जिसका सपना हर कोई देखता है। अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को केरल के रामेश्वरम में पैदा हुए थे। उनका बचपन बहुत दिक्कतों के साथ बीता। उनके पिता नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराने का काम करते थे। कलाम के 5 भाई और 5 बहनें थी और पिता के काम से घर बड़ी मुश्किल से चल रहा था, इसलिए अपनी शुरुआती पढ़ाई के लिए भी कलाम को पहले काम करना पड़ा। वो सुबह 4 बजे उठकर नहाते और फिर गणित की क्लास के लिए निकल जाते क्योंकि उनके टीचर सिर्फ 5 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे और वो बिना नहाए बच्चों को क्लास में घुसने नहीं देते थे। ट्यूशन से आने के बाद कलाम अपनी रोजाना की नमाज अदा करके सुबह 8 बजे तक रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर अखबार बांटते थे। उनका डेली रूटीन काफी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन पढ़ाई से उन्हें इतना प्यार था कि वो इस रूटीन को हंसी खुशी अपना चुके थे। इतने मुश्किल वक्त में उनका परिवार उनके साथ खड़ा था क्योंकि वो पढ़ाई के महत्व और उनकी लगन को बखूबी समझते थे। कलाम ने भी अपने घर वालों को कभी निराश होने का मौका नहीं दिया। स्कूली एजुकेशन के बाद कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फैमिली की दिक्कतों को समझते हुए भी उन्होंने पूरी लगन से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। पढ़ाई के उनके जुनून को देखते हुए ही उनके परिवार वाले भी इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे कि उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए। ग्रेजुएशन के बाद कलाम सर इंजीनियरिंग करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया। उनकी फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि MIT में एडमिशन दिलाने के लिए उनकी बहन ने अपने कंगन तक बेच दिए थे। कलाम ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए और उनका कुछ कर दिखाने का जुनून और भी पक्का हो गया। वो अपने काम को लेकर इतने सीरियस थे कि MIT के दिनों में वो एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखकर कॉलेज के टीचर उनसे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि अगर 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। ये बात सुनकर कलाम बहुत घबरा गए और उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। उनकी लगन देखकर उनके टीचर बहुत खुश हो गए और उन्होंने कलाम से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वह काबिलियत है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं। 1960 में जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्हें DRDO में साइंटिस्ट के रूप में चुना गया। उन्हें ये पोस्ट विज्ञान और स्पेस की फील्ड में उनके इंटरेस्ट और उनकी काबिलियत के दम पर मिली थी। यहाँ उन्होंने एयरफोर्स के लिए एक प्लेन भी बनाया, लेकिन कलाम के ख्वाब यहीं पर रुकने वाले नहीं थे, इसलिए DRDO में उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा था। वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसी समय उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर और महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से हुई। साराभाई को कलाम की कुछ नया सीखने की ललक पसंद आई और उन्होंने 1969 में कलाम का ट्रांसफर इसरो में करा दिया। यहाँ उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट दे दी गई और उन्होंने कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम किए। इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। कलाम की मेहनत और लगन पर सभी को इतना भरोसा होने लगा था कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बिना कैबिनेट की सलाह के कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट कलाम सर को सौंप दिए थे। भारत सरकार ने उन पर भरोसा जताकर एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को डॉक्टर कलाम की देखरेख में शुरू किया। वह इस प्रोजेक्ट के चीफ थे। इन्होंने भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलें दी। डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में 1992 से 1999 तक रहे। इसी दौरान वह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के सचिव भी रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया
तब कलाम उस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर थे और इस प्रोजेक्ट की सक्सेस ने कलाम को सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना दिया। उनके इतने इम्पोर्टेंट रोल्स को देखते हुए सन 2002 में उन्हें राष्ट्रपति के पद पर चुन लिया गया। वह 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी मेहनत, ईमानदारी और सादगी का हाथ नहीं छोड़ा। राष्ट्रपति के पद पर रहकर भी उन्होंने इन वैल्यूज को बनाए रखा। 2005 में जब उनकी फैमिली 5 दिनों तक राष्ट्रपति भवन में रुकी तो उन्होंने पूरे 3,52,000 रुपए का बिल अपनी जेब से भरा। प्रेसिडेंसी छोड़ने के बाद भी उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम करना जारी रखा और उनकी सादगी कुछ इस तरह की थी कि जुलाई 2015 में जब वो एक लेक्चर के लिए जा रहे थे तब एक सेना का जवान उन्हें काफी देर से खड़ा दिखाई दिया। जब उन्हें उसके खड़े रहने की वजह पता चली तो उन्होंने उस जवान से माफी मांगी और कहा कि मेरी वजह से आपको इतनी देर खड़े रहना पड़ा। इसके अलावा BHU में एक कार्यक्रम के दौरान भी उनके लिए लगी एक स्पेशल कुर्सी पर उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया और एक बार तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते समय प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए फ्लोर पर ही बैठकर उनके सवालों के जवाब दिए थे। 27 जुलाई 2015 में जब वो एक लेक्चर के लिए IIM शिलोंग गए तो वहाँ लेक्चर शुरू करने के कुछ ही मिनटों में वे बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस तरह इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हमारे बीच से चला गया। अपने आखिरी वक्त में भी वो वही काम कर रहे थे जिसके लिए उनमें पैशन था। कलाम सर के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने आराम शब्द को कभी भी अपने पास फटकने नहीं दिया। बिना थके और बिना अपनी दिक्कतों की शिकायत किए वो बस अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहे। उनकी सादगी का हर कोई कायल था, इसलिए उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। वो कहते थे कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपने स्ट्रगल्स के बारे में खुलकर बात की। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले और कुल मिलाकर वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिनके भीतर सादगी और टैलेंट का गजब का कॉम्बिनेशन था। वो इस बात की मिसाल है कि इंसान अगर आज के हालात के बारे में शिकायत करता रहे तो आगे बढ़ने के उसके चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। इसलिए आपको जो सिचुएशन मिली है उसको एक्सेप्ट करके उससे अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहना चाहिए। यही सक्सेस का सबसे सटीक मंत्र भी है जिसे आप कलाम की लाइफ से सीख सकते हैं। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपको जाननी है किसी महान हस्ती की मोटिवेशनल स्टोरी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि खुद को मोटिवेट रखने के लिए हम आपके पास नई नई कहानियां लाते रहें।